क्या आपने कभी किसी ऐसे शहर के बारे में सुना है जो बिना किसी निशान के गायब हो गया हो? हिमालय की गहराइयों में एक खोई हुई सभ्यता की फुसफुसाहट पहाड़ों में गूंजती है। एक गायब हुए मंदिर के भूले हुए खंडहरों में क्या रहस्य छिपे हैं? यह कहानी है डॉ. आरव शर्मा की, एक जुनूनी पुरातत्वविद की, जिनकी जिंदगी एक प्राचीन किंवदंती ने बदल दी थी। यह किंवदंती एक ऐसे मंदिर की थी जो हिमालय की दुर्गम चोटियों में कहीं गायब हो गया था, और उसके साथ ही एक पूरा शहर भी। बचपन से ही आरव ने अपने दादाजी से देवभूमि की कहानियां सुनी थीं, एक ऐसा शहर जो देवताओं द्वारा छिपा दिया गया था ताकि मानव जाति की लालच से उसे बचाया जा सके। अधिकांश लोग इसे सिर्फ एक लोककथा मानते थे, लेकिन आरव के लिए यह एक जुनून था। कई वर्षों तक आरव ने प्राचीन ग्रंथों, भूले हुए मानचित्रों और मौखिक परंपराओं में इस रहस्य का पता लगाया। उन्हें कुछ जैन और बौद्ध पांडुलिपियों में बिखरे हुए संदर्भ मिले, जो एक ऐसे स्थान का वर्णन करते थे जहां ज्ञान और शांति का वास था, और जो समय के आवरण में लिपटा हुआ था। ये ग्रंथ भौगोलिक संकेत भी देते थे, जहां 3 नदियां मिलती है और 7 चोटियां आकाश को छूती है। यह एक पहेली थी जिसे सुलझाना हिमालय के विशालकाय विस्तार में सुई खोजने जैसा था। आरव ने अपनी पहली खोज यात्रा की योजना बनाई। उनके सहयोगियों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन आरव अडिग थे। उन्होंने एक अनुभवी शेरपा गाइड, तेंजिंग, और 2 युवा शोधकर्ताओं, माया और विक्रम को अपनी टीम में शामिल किया। हिमालय की यात्रा अपने आप में एक चुनौती थी। बर्फीली हवाएं, अप्रत्याशित हिमस्खलन और ऑक्सीजन की कमी हर कदम पर उनकी परीक्षा ले रही थी। तेंजिंग ने बताया कि कई बार पहाड़ खुद को छिपा लेते हैं, रास्ते बदल देते हैं, जैसे कि वे किसी रहस्य की रक्षा कर रहे हों। कई हफ्तों की अथक यात्रा के बाद उन्हें एक अजीबोगरीब चट्टान मिली। यह प्राकृतिक नहीं लग रही थी। आरव ने महसूस किया कि यह एक विशाल दीवार का हिस्सा हो सकती है, जो सदियों से बर्फ और चट्टानों से ढकी हुई थी। माया ने पास के एक झरने से बहते पानी के नमूने लिए, जिसमें कुछ ऐसे खनिज पाए गए जो उस क्षेत्र में सामान्य नहीं थे। विक्रम को एक प्राचीन लिपि में खुदी हुई एक छोटी सी पत्थर की पटिया मिली, जो किसी अज्ञात भाषा में थी, लेकिन उसके प्रतीक कुछ हद तक सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते जुलते थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें कुछ और संकेत मिले। एक जगह पर उन्हें एक गोलाकार संरचना के अवशेष मिले, जो किसी वेधशाला या अनुष्ठानिक स्थल का हिस्सा हो सकते थे। यहां तक कि तेंजिंग भी हैरान था। उसने कहा कि उसने अपने पूरे जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। अब आरव के सामने कई सिद्धांत थे। क्या यह मंदिर और शहर किसी प्राकृतिक आपदा, जैसे कि एक विशाल भूकंप या हिमस्खलन से नष्ट हो गया था? कुछ ग्रंथों में पृथ्वी के क्रोध का उल्लेख था। या फिर क्या यह किसी राजनीतिक उथल-पुथल का परिणाम था, जहां बाहरी आक्रमणकारियों ने शहर को तबाह कर दिया था और उसके निवासियों ने इसे जानबूझकर छिपा दिया था? लेकिन जो संकेत मिल रहे थे, वे किसी विनाश से ज्यादा किसी रहस्यमय विलोपन की ओर इशारा कर रहे थे। आरव का मन एक और सिद्धांत पर अटक गया था, जानबूझकर छिपाना। क्या यह एक ऐसी सभ्यता थी जो इतनी उन्नत थी कि उसने खुद को दुनिया से छिपा लिया था? पत्थर की पटिया पर मिली लिपि, पानी में मिले असामान्य खनिज और गोलाकार संरचना, ये सब एक उच्च विकसित सभ्यता की ओर इशारा कर रहे थे, जो शायद बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं चाहती थी। क्या वे अभी भी वहां थे, गहरे पहाड़ों के भीतर छिपे हुए? एक दिन, जब वे एक संकरी घाटी से गुजर रहे थे, तेंजिंग ने एक अजीबोगरीब चमक देखी। यह एक पत्थरों के ढेर के पीछे से आ रही थी। जब उन्होंने ढेर को हटाया, तो उन्हें एक विशाल, प्राचीन धातु का दरवाजा मिला। यह किसी भी ज्ञात धातु से नहीं बना था, और उस पर वही लिपि खुदी हुई थी जो विक्रम को मिली थी। दरवाजे पर कोई हैंडल नहीं था, कोई कुंडी नहीं थी। यह एक रहस्यमय, निर्बाध सतह थी। आरव ने पत्थर की पटिया पर खुदे प्रतीकों को ध्यान से देखा और उन्हें दरवाजे पर मौजूद प्रतीकों से मिलाने की कोशिश की। अचानक, एक प्रतीक पर उनकी उंगली रखते ही दरवाजा धीरे धीरे अंदर की ओर खिसकने लगा, जिससे एक अंधेरी, ठंडी सुरंग का रास्ता खुल गया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जो सदियों से बंद पड़ी जगह की थी। उनकी टॉर्च की रोशनी में सुरंग एक विशाल कक्ष में खुल गई। यह कोई खंडहर नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से संरक्षित, भूमिगत शहर का प्रवेश द्वार था। दीवारें चिकनी थीं, जैसे किसी अज्ञात तकनीक से काटी गई हों। हवा में एक हल्की सी गुनगुनाहट थी, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। आरव, माया, विक्रम और तेंजिंग ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर, विस्मय और उत्साह का मिश्रण था। वे एक ऐसे रहस्य के मुहाने पर खड़े थे, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। शहर की गलियां खाली थीं, घरों में कोई नहीं था,
लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसे सदियों पहले छोड़ दिया गया हो। बर्तन, औजार और यहां तक कि कुछ फूलों के अवशेष भी। ऐसा लग रहा था कि लोग बस एक पल पहले ही गायब हो गए हों। क्या वे किसी और आयाम में चले गए थे? क्या उन्होंने खुद को किसी और ग्रह पर स्थानांतरित कर लिया था? या यह सब किसी ऐसी तकनीक का कमाल था जो मानव जाति की समझ से परे थी? आरव ने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ एक रहस्य के एक छोटे से हिस्से को उजागर किया था। गायब मंदिर और छिपा हुआ शहर अब एक वास्तविकता थी, लेकिन उसके गायब होने का रहस्य और भी गहरा हो गया था। यह शहर, जो सदियों से हिमालय की गोद में सोया हुआ था, अब जाग चुका था और अपने साथ अनगिनत अनसुलझे सवाल लेकर आया था। वे जानते थे कि उनकी खोज अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह तो बस शुरुआत थी। हिमालय ने अपना एक रहस्य खोल दिया था, लेकिन कई और रहस्य अभी भी उसकी विशालकाय, बर्फीली छाती में दफन थे। यह रहस्य अब दुनिया के सामने था, लेकिन क्या दुनिया इसे समझने के लिए तैयार थी? जैसे ही वे भूमिगत शहर में दाखिल हुए, हवा में एक अजीब सी शांति छा गई। बाहर की बर्फीली हवा और तूफानों का शोर यहां तक नहीं पहुंच रहा था। आरव ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। गलियां चौड़ी थीं और दोनों ओर छोटे-छोटे घर बने हुए थे, जिनकी दीवारें पत्थरों से बनी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। हर घर के दरवाजे लकड़ी के थे, लेकिन उन पर नक्काशी इतनी बारीक थी कि वे किसी आधुनिक शिल्पकार के काम से भी बेहतर लग रहे थे। माया ने एक घर में झांका। अंदर मिट्टी के बर्तन करीने से रखे हुए थे, जैसे कोई अभी-अभी उन्हें छोड़कर गया हो। एक कोने में एक चरखा पड़ा था, जिस पर अभी भी कुछ सूत लिपटा हुआ था। विक्रम ने एक मेज पर रखी कुछ गोलियां उठाईं। वे धातु की बनी थीं, लेकिन इतनी हल्की थीं कि जैसे हवा में तैर रही हों। यह क्या है? उसने फुसफुसाया। आरव ने एक गोली को अपनी हथेली पर रखा। यह ठंडी थी, लेकिन उसमें से एक हल्की सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। तेंजिंग, जो आमतौर पर शांत रहता था, अब बेचैन दिख रहा था। यह जगह, यह जीवित है, उसने धीरे से कहा। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहां समय ठहर गया है। वे आगे बढ़े और एक बड़े खुले चौक में पहुंचे। चौक के बीच में एक विशाल संरचना खड़ी थी, जो एक मंदिर जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी वास्तुकला किसी भी ज्ञात शैली से अलग थी। इसमें कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक विशाल, चमकता हुआ क्रिस्टल था जो केंद्र में स्थापित था। क्रिस्टल से एक हल्की, नीली रोशनी निकल रही थी, जो पूरे चौक को रोशन कर रही थी। आरव ने क्रिस्टल के पास जाकर उसे छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां क्रिस्टल से लगीं, उसके दिमाग में अनगिनत चित्र कौंध गए। एक प्राचीन सभ्यता, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहती थी, उन्नत विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक अनूठा मिश्रण। उन्हें लगा जैसे वे उन लोगों के विचारों को महसूस कर पा रहे हों, उनकी शांति और ज्ञान को समझ पा रहे हों। यह शहर, देवभूमि, वास्तव में एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान और शांति का वास था। उन्हें यह भी समझ में आया कि यह शहर किसी प्राकृतिक आपदा से नष्ट नहीं हुआ था, नहीं किसी आक्रमणकारी ने इसे तबाह किया था। इस सभ्यता के लोगों ने जानबूझकर खुद को दुनिया से छिपा लिया था। उन्हें बाहरी दुनिया की लालच और विनाशकारी प्रवृत्तियों का पूर्वाभास हो गया था। उन्होंने अपनी उन्नत तकनीक का उपयोग करके इस शहर को समय के आवरण में लपेट लिया था, इसे अदृश्य बना दिया था, ताकि वे अपनी शांति और ज्ञान को बचा सकें। लेकिन वे कहाँ गए थे? क्या वे अभी भी इस शहर में थे, किसी अदृश्य रूप में? या वे किसी और आयाम में चले गए थे, जैसा कि आरव ने पहले सोचा था? क्रिस्टल से मिली जानकारी अधूरी थी, जैसे कि एक पहेली के कुछ टुकड़े ही मिले हों। अचानक, क्रिस्टल की रोशनी तेज हो गई और उसमें से एक मधुर, गूंजती हुई आवाज निकली। यह कोई भाषा नहीं थी, बल्कि ध्वनियों का एक ऐसा क्रम था जो सीधे उनके दिमाग में प्रवेश कर रहा था। आवाज ने उन्हें बताया कि यह शहर एक द्वार था, एक ऐसा पोर्टल जो विभिन्न आयामों को जोड़ता था। इस सभ्यता के लोगों ने अपनी दुनिया को बाहरी दुनिया के विनाश से बचाने के लिए इस द्वार का उपयोग किया था। वे समय के आवरण में नहीं छिपे थे, बल्कि वे एक ऐसे आयाम में चले गए थे जहां वे अपनी शांति और ज्ञान को बनाए रख सकें। आवाज ने यह भी बताया कि यह द्वार तभी खुलता था जब पृथ्वी पर शांति और ज्ञान की आवश्यकता चरम पर होती थी, जब मानव जाति विनाश के कगार पर होती थी। आरव और उनकी टीम का यहां तक पहुंचना कोई संयोग नहीं था। यह एक संकेत था कि दुनिया को अब देवभूमि के ज्ञान की आवश्यकता थी। लेकिन इस ज्ञान को कैसे साझा किया जाए? क्या दुनिया इसे स्वीकार कर पाएगी? आरव को पता था कि यह एक बड़ी चुनौती थी।
दुनिया विज्ञान और भौतिकता में इतनी उलझ चुकी थी कि आध्यात्मिकता और अदृश्य आयामों की बात को शायद ही कोई मानेगा। जब वे शहर के और अंदर गए, तो उन्हें एक पुस्तकालय मिला। यहाँ कोई कागज की किताबें नहीं थीं, बल्कि क्रिस्टल की बनी पट्टिकाएं थीं, जिन पर वही अज्ञात लिपि खुदी हुई थी। आरव ने एक पट्टिका को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके दिमाग में उस लिपि का अर्थ स्पष्ट होने लगा। यह एक ऐसी भाषा थी जो सीधे विचारों से जुड़ी थी, जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। पुस्तकालय में उन्हें इस सभ्यता के इतिहास, उनके विज्ञान, उनकी कला और उनके दर्शन के बारे में पता चला। उन्होंने सीखा कि कैसे वे ऊर्जा का उपयोग करते थे, कैसे वे बिना किसी उपकरण के निर्माण करते थे, और कैसे वे प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते थे। यह ज्ञान इतना विशाल और गहरा था कि आरव को लगा कि उनकी अब तक की सारी पढ़ाई अधूरी थी। लेकिन एक सवाल अभी भी अनुत्तरित था, क्या वे कभी वापस आ सकते थे? क्या देवभूमि के लोग कभी पृथ्वी पर लौटेंगे? क्रिस्टल की आवाज ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। उसने बस इतना कहा था कि जब समय सही होगा, द्वार फिर से खुलेगा। आरव और उनकी टीम ने कुछ दिनों तक उस भूमिगत शहर में बिताया, हर कोने की खोज की, हर रहस्य को समझने की कोशिश की। उन्होंने कुछ कलाकृतियां एकत्र कीं, जो उनके लिए इस अविश्वसनीय खोज का प्रमाण थीं। तेंजिंग ने कुछ पौधों के नमूने लिए, जो शहर के अंदर उग रहे थे और जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते थे। माया ने शहर की वास्तुकला और संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन किया, जबकि विक्रम ने लिपि और धातु की गोलियों पर शोध किया। जब वे वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि वे पहले जैसे नहीं रहे थे। इस यात्रा ने उन्हें बदल दिया था। उनके मन में अब केवल एक ही लक्ष्य था, इस ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करना, भले ही यह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। जब वे धातु के दरवाजे से बाहर निकले और दरवाजा उनके पीछे धीरे धीरे बंद हो गया, तो उन्हें लगा जैसे वे एक सपना देखकर लौटे हों। बाहर हिमालय की वही बर्फीली चोटियां थीं, वही तूफानी हवाएं थीं, लेकिन अब उनके लिए यह सब अलग था। वे जानते थे कि उन पहाड़ों के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा था, जो मानव जाति के भविष्य को बदल सकता था। आरव ने अपनी टीम के साथ मिलकर अपनी खोज के बारे में दुनिया को बताने का फैसला किया। पहले तो उन्हें अविश्वास का सामना करना पड़ा। वैज्ञानिक समुदाय ने उनके दावों को कल्पना कहा और मीडिया ने उन्हें सनकी बताया। लेकिन आरव अडिग थे। उन्होंने अपने पास मौजूद सबूत पेश किए, प्राचीन लिपि की तस्वीरें, पानी के नमूनों के विश्लेषण और धातु की गोलियां। धीरे धीरे कुछ शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने उनकी बात पर ध्यान देना शुरू किया। धातु की गोलियों का विश्लेषण किया गया और उनमें ऐसे तत्व पाए गए जो पृथ्वी पर ज्ञात नहीं थे। लिपि का अध्ययन किया गया और भाषाविदों ने पाया कि यह किसी भी ज्ञात भाषा से भिन्न थी, लेकिन उसमें एक जटिल संरचना थी जो किसी उच्च विकसित सभ्यता की ओर इशारा करती थी। गायब मंदिर और छिपे हुए शहर की कहानी दुनिया भर में फैल गई। यह सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं थी, बल्कि यह मानव जाति के लिए एक संदेश था, शांति, ज्ञान और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का संदेश। आरव को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी भी कई रहस्य अनसुलझे थे। देवभूमि के लोग कहाँ गए थे? क्या वे कभी लौटेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मानव जाति इस ज्ञान को स्वीकार कर पाएगी और अपने विनाशकारी मार्ग से हट पाएगी? हिमालय अभी भी अपने कई रहस्यों को छिपाए हुए था, लेकिन आरव शर्मा की खोज ने एक नए युग की शुरुआत कर दी थी, एक ऐसा युग जहां मानव जाति को अपने अतीत के रहस्यों और भविष्य की संभावनाओं का सामना करना था। यह रहस्य, जो सदियों से बर्फ और किंवदंतियों में छिपा था, अब दुनिया के सामने था, और यह दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था।